अब देखो इसमें रेगुलेटरी एक्ट की बात अपन देखते हैं 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो जैसे मैंने बताया था, सेटलमेंट का मतलब सीधा से यहाँ है कि जो चीज़ अपन नई स्थापित करी उसमें जो कुछ कमियाँ रह रही हैं, कोई खटपट हो रही थी, चाहे वो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का कार्यप्रणाली हो, या मैंने बताया था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो खटपट थी वो है, उसको अपन को धीरे धीरे सेटल करना है। क्योंकि भारत का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ब्रिटेन के लिए कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, इन चीज़ों को सेटल करो। तो 1781 के अंदर आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब क्वेश्चन यही आता है सबसे पहले कि रेगुलेटिंग एक्ट पास किया आपने 1773 में, पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 के अंदर। इस बीच में ब्रिटिश संसद ने वो कौन सा प्रयास किया जिसके तहत रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर किया गया? वो प्रयास क्या था? 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। उसमें यूँ लिखा रहता है कि 1791 का, 1793 का, 93 तो परमानेंट सेटलमेंट होता अलग गया, ये क्या है 1781, ठीक है ना। मतलब 1773 के अपन ने जैसे देखा, ठीक है, और करीबन 8 साल बाद, ठीक है, 8 साल काम चला, पूरा चला, और 1781 के अंदर अपन ये चीज़ लेके आए कि चीज़ों को अपन जो खटपट हो रही है उसको, फ्रिक्शन हो रहा है उसको दूर करो, फ्रिक्शन को, करीबन 8 साल बाद, ठीक है, 8 साल में अपन आ गए 1781, ठीक है, ये चीज़। अब देखो क्या है, सबसे पहला क्या था, सबसे पहला क्या है, बंगाल के गवर्नर जनरल इक्वल टू नॉट अंडर सुप्रीम कोर्ट, जो मैंने भी बताया था। क्या हुआ था एक्चुअली, क्या सुप्रीम कोर्ट जब बना तो गलतफहमी हो ही जाती है कि नहीं नहीं ये तो मेरे से पूछ के करेगा जो करेगा, मैं सुप्रीम कोर्ट हूँ। अरे भैया सुप्रीम कोर्ट तुम सिविलियन के लिए हो, तुम हमारे ऊपर नहीं आए हो, ये चीज़ दूर हुई ना। क्योंकि 8 साल तक ये चलता रहा कि वारेन हेस्टिंग क्या एलिजा एमपी से पूछेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, या एलिजा एमपी पूछेगा उससे, कोई किसी से नहीं पूछेगा भैया, तुम दोनों अलग हो, अपने मस्त रहो, काम करो, ये। फिर दूसरा, एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, ठीक है, जैसे बारे में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोई मेंबर्स थे, उन्होंने को कोई डिसीजन लेना है तो क्या सुप्रीम कोर्ट को? नहीं, कुछ नहीं करना, नॉट अंडर सुप्रीम कोर्ट, सत्ता ही अलग हो तुम बिल्कुल दोनों, ठीक है। रेवेन्यू मैटर्स के अंदर का सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलेगा क्या? कुछ नहीं बोलोगे भैया, ठीक है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट करेगा क्या? कंट्रोल ओवर होल लोकल पॉपुलेशन, जो इंडियंस है ना उनके ऊपर तुम कंट्रोल करोगे, ना कि किसी ब्रिटिश के ऊपर और ना किसी कंपनी के कार्य के ऊपर, ठीक है। प्रोविंशियल कोर्ट, प्रोविंशियल कोर्ट मतलब वही जो मैंने बताया, प्रांतों के अंदर भी कोर्ट्स बने, ठीक है। तो वो प्रोविंशियल कोर्ट्स के अंदर जो अपील होती थी, वो अपील कहाँ होती थी? बंगाल के गवर्नर जनरल के पास होती थी, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास। तो इससे अपन फिर क्या समझे कि सर ये जो सुप्रीम कोर्ट था ये सिर्फ किसके ऊपर कंट्रोल था? सिर्फ बंगाल के ऊपर कंट्रोल था इसका, भी नहीं था ना। और भाई औरों के ऊपर होता तो अपील सुनी जाती है ना यहाँ पे। तो सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन सिर्फ बंगाल पे था, और बंगाल के भी किन लोगों के ऊपर? केवल बंगाल की लोकल पॉपुलेशन के ऊपर, समझ गए ये। फिर बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो रूल्स बनाती थी किसके लिए? प्रोविंशियल काउंसिल्स के लिए। अभी अपन ने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, जिसमें यूँ लिखा हुआ था कि गवर्नर कहाँ के? बॉम्बे का और मद्रास का, ये किसके अंडर में होंगे? बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में होंगे। तो इनके लिए जो रूल्स मैंने बताया था ना अभी, कि क्या बम्बई परिषद को परमिशन है क्या मराठाओं के ऊपर कंट्रोल करने की? परमिशन देनी है। फिर रूल बनाना कि अगर तुम कोई ट्रीटी भी, जैसे अपन जैसे पढ़ेंगे कि साल भाई बसीन की जो संधियाँ हुई हैं वो सारी संधियाँ यस करी हैं कलकत्ता परिषद ने, फिर जाके वो इम्प्लीमेंट होती थी। तो ये जो भी रूल्स पॉलिसीज़ हैं ये बॉम्बे और मद्रास के लिए कौन बनाएगा? बंगाल गवर्नर जनरल बनाएगा, क्योंकि वो इसके अधीन है। तो भैया तुम्हें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, किसको? बॉम्बे और मद्रास को, कि हम बंगाल के अधीन है कि नहीं। बिल्कुल 100% तुम उसके अधीन हो। और सुप्रीम कोर्ट को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है 1+4 वाली ये हमारे अधीन है। नहीं, तुम 1+3 वाला काम करते रहो, तुम तुम्हारा, समझ गए। तो यही जो छुपी हुई चीज़ें थी ये मैंने थोड़ा थोड़ा वहाँ बताई थी, जो सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन की बात अपन कर रहे थे वो यहाँ, ठीक है। इसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाली चीज़ें नहीं आई, वो तो अलग ही चीज़ थी कि उनको अपॉइंट और उनका टेन्योर वो अलग थी, उसमें कोई सेटलमेंट वाली बात नहीं थी, वो तो एक स्ट्रक्चर की बात थी। लेकिन यहाँ आप खुद ही जैसे बिंदु देख रहे हो ना, एक एक को आप जैसे थोड़ा गौर से तसल्ली से देखोगे तो ये फ्रिक्शन पैदा करने वाले थे। जैसे सुप्रीम कोर्ट, क्या गवर्नर जनरल उससे पूछेगा एलिजा एमपी से वारेन हेस्टिंग? नहीं पूछेगा भैया, तुम्हारे जो दस्ती है तुम करो, बस ब्रिटिश संसद को तुमको जवाब देना, ना कि सुप्रीम कोर्ट को। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट ये करेगा सिर्फ बंगाल में, और वो भी किसके लिए? इंडियंस के लिए। अपील नहीं सुनोगे तुम, अपील गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल सुनेगी, गवर्नर जनरल इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, समझ गए, ये चीज़ था। अब देखो ये दो हुआ, मतलब अपन ने रेगुलेटिंग पढ़ा, उसके बाद 1781 का पढ़ा। देखो इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोले ना अपन,
तो उससे ज़्यादा दबाव अपने को ऊपर देना है 1781 के ऊपर, समझ रहे हो, क्योंकि स्टूडेंट क्या करता है रेगुलेटिंग एक्ट का तो ईयर ध्यान रखता है, फिर देता है तो सेटलमेंट ऐसे नॉर्मली था, तो उसको सेट करने के लिए लाया था चीज़ों को, फ्रिक्शन खत्म, वो सब पता है, ये एग्जामिनर को भी पता है अच्छी तरह, और एग्जामिनर अच्छी तरह जानता है कि तुम नहीं गौर करोगे उसके ईयर के ऊपर, तुमको ईयर गौर करोगे रेगुलेटिंग के पिट्स के, ठीक है, तुम गौर नहीं करोगे सेटलमेंट का ईयर क्या था, तो नहीं करता स्टूडेंट, और उसी को एग्जामिनर पूछ लेता है। लिखा रहता है स्टेटमेंट, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया, वही लिखा रहता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट वाज पास, ब्रैकेट में लिखा रहता है 1793 या 1783, तो इतना पता होता है कि हाँ भाई यार सही है, फिट करने के लिए लाया चीज़ों को, लेकिन ईयर पे फोकस नहीं। तो 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब इसके बाद आता है देखो 3 साल बाद क्या, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है, ये अपने आप में एक मील का पत्थर था, जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेगुलेटिंग एक्ट था उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट था पिट्स इंडिया एक्ट, क्योंकि देखो बाद में उठाया हुआ कदम क्या होता है, बाद में उठाया हुआ कदम जो आपने पहले स्थापित करी थी चीज़, उसमें जो कमी रह जाती है उसको दूर करने के लिए। अब धीरे धीरे अपन ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। आज जैसे मैं आपको बताऊँ, अपन ने भारतीय न्याय संहिता लागू करी है, पहले आईपीसी सीआरपीसी था, तो आज भारतीय न्याय संहिता का ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो बदले हुए समय के अंदर ज़्यादा एक समाचीन चीज़ है। वो पहले वाले जो कानून थे वो ब्रिटिश के बनाए हुए थे, कैनिंग के समय थे, उनमें कॉलोनियल कल्चर था, वो पनिशमेंट पे ज़्यादा विश्वास करते थे, ना कि उसको सुधारने के ऊपर, ऐसे, ठीक है ना, तो इसलिए बाद वाले कदम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर क्वेश्चंस भी अपन जैसे पढ़ेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट की तुलना में पिट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, कैसे पिट्स ने क्या कर दिया, यूँ, तो दोनों का अपने अपने इंपॉर्टेंस है। अभी जैसे करण ने पूछा ही था कि सर सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेबल किया रेगुलेटिंग एक्ट ने, तो वो अपने आप में उस तत्कालीन समय में बहुत ज़्यादा था, लेकिन बदलती हुई परिस्थिति में हमेशा कोई वो नई चीज़ ही इंपॉर्टेंस रखती है, यूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट।